नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती हैं अधूरी खबरें। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का पूरा सच। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि वो उम्मीद थे उन करोड़ों लोगों के लिए जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उन्होंने समाज के हर उस हिस्से के लिए लड़ाई लड़ी जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया था। आज उन्हीं बाबा साहब की जन्म जयंती है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी सरकार का हर फैसला बाबा साहब को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ बाबा साहब का अपमान किया, बल्कि उनकी यादों और उनके विचारों को भी मिटाने की कोशिश की। तो आज पूरा सच में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे और जानेंगे पूरा सच कि क्या यह सही में कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया। आज हम ये राज भी खोलेंगे कि आखिर कैसे थे कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते। आज हम ये भी बताएंगे कि क्या सही में नेहरू और कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को धांधली से चुनावों में हराया था। आज हम आपको ये पूरा सच बताएंगे कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर की मौत के बाद भी उनकी लगातार अनदेखी की गई। आज आपके सामने ये राज भी खुलेगा कि कैसे नेहरू ने संसद में सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब की तस्वीर लगाने से मना करते हुए कहा था कि यहां जगह नहीं है। आज आपको यह भी पता चलेगा कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर की मौत के 34 साल बाद तक उन्हें क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न। और हम यह भी बताएंगे कि क्या सच में मोदी सरकार बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है। 2014 के बाद मोदी सरकार ने बाबा साहब की विरासत का सम्मान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, कौन कौन से कदम उठाए हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं अंबेडकर की विरासत और सियासत का पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। आज पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। उनके विचारों, आदर्शों और उनके योगदान को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। कहीं उनकी याद में शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और दिग्गज हस्तियों ने संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा संविधान सभा के केंद्रीय कक्ष में भी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली है। यहां भी धूमधाम से उनकी जयंती मनाई गई। महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि और मुंबई के चैत्य भूमि में भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। उन्होंने बाबा साहब को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। इस बीच संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के हिसार में कांग्रेस पर बाबा साहब को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहब समाज में समानता लाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को गरिमा का जीवन दिया, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहब के सपने को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ बाबा साहब का अपमान किया, बल्कि उन्हें दो बार चुनाव हराने का भी काम किया। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे 1952 में बाबा साहब को बेईमानी से चुनाव हरवाने का क्या है पूरा सच। संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है।
हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया, उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। कांग्रेस ने बाबा साहब की स्मृतियां तक मिटाने की साजिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप जो लगाया वो यूं ही नहीं लगाया। इतिहास गवाह है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद हमेशा कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। यहां तक कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद भी उन्हें वो सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। आज पूरा सच में हम आपको ऐसे कई किस्से बताएंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक में बाबा साहब की अनदेखी की गई। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1952 में नेहरू की कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर कैसे बाबा साहब को बेईमानी से चुनाव हराया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर थे भारतीय चुनाव इतिहास की पहली धांधली के शिकार और उनके साथ धांधली करने का आरोप लगा था नेहरू की कांग्रेस और वामपंथियों पर। यह बात 1952 की है। देश का पहला आम चुनाव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें चुनाव हराने के लिए नेहरू की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने एक दूध के व्यवसायी नारायण काजोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीपाद अमृत डांगे ने पर्चे बंटवाए जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम देशद्रोही कहा गया। ये वही डांगे हैं जो बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े पद तक पहुंचे, यानी महासचिव बने। अब बात करते हैं नतीजों की। तो चुनाव में जमकर धांधली हुई और डॉक्टर अंबेडकर करीब 14,000 मतों से ये चुनाव हार गए। हैरत की बात यह है कि इन चुनावों में पूरे 74,333, एक बार फिर से सुनिएगा, पूरे चुनाव में 74,333 वोट कैंसिल किए गए। ये धांधली नहीं तो और क्या है। ऐसा नहीं कि बाबा साहब अपने ऊपर हुए इस अत्याचार पर चुप रहे। उन्होंने इस चुनावी धांधली के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। बाबा साहब ने जो अदालत में पिटीशन दायर की उसमें अंबेडकर ने अपने खिलाफ हुई धांधली को बेनकाब करते हुए एक सबूत दिया था। हैरत की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले वामपंथियों और कांग्रेस का इकोसिस्टम कभी इस बात की चर्चा तक नहीं करता कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश की चुनावी धांधली के पहले शिकार हुए थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनावी घोटाले पर बाकायदा अदालत में केस दायर किया था। जाने माने अमेरिकी लेखक गेल ऑम्बेट अपनी पुस्तक अंबेडकर टुवर्ड्स एन एनलाइटनिंग इंडिया में लिखती हैं कि 1952 में अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत में केस दायर किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे की अगुवाई में वामपंथियों ने उनके खिलाफ चुनाव में धोखाधड़ी की है। इन चुनावों में 74,000 वोट रद्द हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दावा किया कि वामपंथियों ने उनके खिलाफ गलत तरीके से प्रचार किया। और अब आगे सुनिए वो दर्दनाक है जो आपको सुनाऊंगा। चुनाव हारने के बाद बाबा साहब को गहरा सदमा लगा। वो बेहद बीमार रहने लगे, उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि ये बात कही है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर ने। उन्होंने 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की चुनावी हार के बाद उनके बेहद करीबी दोस्त कमलकांत चित्रे को पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था, राजनीति
डॉक्टर अंबेडकर का जीवन है, वही उनकी मानसिकता और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शक्तिवर्धक दवा है। संसदीय कार्य में उन्हें काफी दिलचस्पी है। उनकी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। हालांकि उन्होंने अपनी चुनावी हार सह ली है, लेकिन फिर भी पुरानी राजनीतिक घटनाओं से उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आया है। अगर वो लोकसभा में चुनाव चुने जाते तो कौन सा काम हाथ में लेने में उनकी प्लानिंग डॉक्टर साहब अंबेडकर ने बना रखी थी। लोकसभा ही उनकी कीर्ति और कर्तव्य के लिए उचित जगह है। 1952 के लोकसभा चुनाव में मिली हार ने डॉक्टर अंबेडकर को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। वो बुरी तरह से बीमार रहने लगे थे, लेकिन जो झुक जाए फिर वो डॉक्टर अंबेडकर कैसे। 2 साल बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा में उपचुनावों में वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। इस बार भी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने में झोंक दी। लिहाजा इस बार वो 8000 वोटों से चुनाव हार गए। पहले मुंबई और फिर भंडारा। 2 साल के अंदर मिली 2 चुनावी हारों से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा सदमा लगा था। भंडारा की हार के बाद वो और ज्यादा बीमार रहने लगे और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को उनका दुखद निधन हो गया। तो देखा आपने किस तरह से पंडित नेहरू की कांग्रेस ने वामपंथियों की मदद से, वामपंथियों से हाथ मिलाकर बाबा साहब को चुनाव हरवाया था, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा था। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस और नेहरू परिवार के खिलाफ लगातार बोलती है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी ने अब तक क्या किया है और बाबा साहब के किन सिद्धांतों को अपनाया है। आप भी सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष ने आज क्या कहा। लोगों को बोलने लगाते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पूछ रहे हैं कि बीजेपी बताए उन्होंने बाबा साहब की विरासत को सम्मान देने के लिए क्या किया। तो बीजेपी भी ये बताने में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बाबा साहब का जीवन संदेश ही एनडीए सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है और मोदी सरकार नए भारत में बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बाबा साहब अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने ही बाबा साहब से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। इन पंच तीर्थ में महू में बाबा साहब की जन्मभूमि, नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, लंदन में शिक्षा भूमि और दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि शामिल है। दशकों तक चैत्य भूमि में जमीन का मुद्दा अटका पड़ा था, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान उसे न सिर्फ हल किया गया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां प्रार्थना करने भी गए थे। मोदी सरकार के दौरान ही दिल्ली के 26 अलीपुर रोड को भी विकसित किया गया, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आखिरी वर्ष गुजारे थे। लंदन में बाबा साहब जिस घर में रहे, मोदी सरकार ने उसका भी अधिग्रहण किया। 2014 के बाद मोदी सरकार के दौरान ही नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर बाबा साहब के लेखों और भाषणों का हिंदी और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन का काम किया गया। मोदी सरकार के दौरान अनुसूचित जाति के विकास कार्यों के लिए फंड आवंटन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2014-15 में जहां इनके लिए आवंटन सिर्फ 33,600 करोड़ था, वहीं 2024-25 में बढ़कर ये 1,68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। मोदी सरकार बाबा साहब के नाम पर कई योजनाएं भी चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद से बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को सम्मान देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। सरकार ने 2014 के बाद
बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारी सरकार ने आते ही हिंदू मिल के साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर की महू की जन्मभूमि हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी की लंदन की शिक्षा भूमि हो, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो, या फिर नागपुर की दीक्षा भूमि हो, हमने सभी का विकास किया। इनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। कांग्रेस के लोग सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना है, बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में भाजपा के समर्थन वाली सरकार बनी। तो सुना आपने, बाबा साहेब को कांग्रेस की सरकारों ने भारत रत्न तक नहीं दिया। बाबा साहब की मृत्यु 1956 में हुई थी, लेकिन नेहरू ही नहीं, उनके बाद आने वाली कांग्रेस की बाकी सरकारों ने भी डॉक्टर अंबेडकर की लगातार अनदेखी की। अपने पूरे जीवन में बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलन चलाए, जातिवाद के खिलाफ जमकर लोहा लिया। सारी दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक मानती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न के काबिल नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कांग्रेस के वो नेता रहे जिन्हें उनके जीवन काल में ही भारत रत्न घोषित कर दिया गया था। नेहरू को 1955 में तो इंदिरा गांधी ने खुद को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित करवा लिया। ये दोनों वो साल थे जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार आई और बाबा साहब अंबेडकर को तब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये बात सभी जानते हैं कि वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी थी। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के 8 साल बाद तक नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी सरकार ने अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी कभी उनके सम्मान की फिक्र नहीं की। यहां तक कि नेहरू जब तक जीवित रहे, उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का चित्र तक नहीं लगाने दिया। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के खंड 2 के वॉल्यूम 42 के पेज नंबर 492 के मुताबिक 1958 में कुछ सांसदों ने तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री सत्यनारायण सिन्हा से संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने की मांग की। सत्यनारायण सिन्हा ने इस मांग के बारे में 30 अप्रैल 1958 को प्रधानमंत्री नेहरू को जानकारी दी और उनसे उनकी राय मांगी। तब नेहरू ने कहा कि सांसदों को बता दिया जाए कि सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके उलट करीब करीब इसी दौरान नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल में मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और डॉक्टर मुख्तार अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के चित्र लगाने का सुझाव दिया था। यहां बड़ा सवाल उठता है कि क्या संविधान के निर्माता अंबेडकर का कद इन नेताओं से कम था जो नेहरू ने इनकार कर दिया? आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि आखिर 1990 में वीपी सिंह की सरकार के दौरान ही पहली बार सेंट्रल हॉल, जिसे अब संविधान सदन कहा जाता है, वहां डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई, जिसे नेहरू ने इनकार कर दिया था। और पूरा सच में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के बीच रिश्तों का क्या है पूरा सच। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह अब आपको बताते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के बीच आखिर कैसे रिश्ते थे। तो ये सबको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर पंडित नेहरू की पहली सरकार में कानून मंत्री थे, लेकिन 1951 में डॉक्टर अंबेडकर का भरोसा नेहरू सरकार से उठ गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बाबा साहब के जीते जी नेहरू सरकार ने उनका मुंह बंद करवाने की साजिश रच ली थी। यहां तक कि नेहरू की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा के अंदर अपना इस्तीफा तक पढ़ने नहीं दिया। 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर को अपना इस्तीफा पढ़ने से संसद में कैसे रोका गया, इसका रोचक वर्णन मिलता है एक किताब में जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित, जिसे लिखा है महान लेखक पद्म भूषण धनंजय कीर ने। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब का अनुमोदन किया था। तो पद्म भूषण धनंजय कीर ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 415 पर जो लिखा है उसे आप ध्यान से सुनिए। 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा, मुझे अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। तब उपसभापति ने डॉक्टर अंबेडकर की मांग ठुकराते हुए उनसे कहा, श्रीमान अंबेडकर, अगर आपने खुद के भाषण की कॉपी हमें पहले दे दी होती तो हम आपको अनुमति दे सकते थे। आप चाहें तो शाम 6 बजे अपना बयान दे सकते हैं। उपसभापति की यह बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर को अचरज हुआ और धक्का लगा। तब संसद सदस्य कुंजरू और कामत ने उपसभापति से पूछा, क्या अंबेडकर की भाषण की जांच की जाएगी? इस पर उपसभापति ने कहा, मुझे देखना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर के बयान में कुछ अप्रासंगिक और बदनामी करने वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने गरज कर कहा, इस तरह की तानाशाही के सामने मैं अपनी गर्दन नहीं झुकाऊंगा। यह कहकर उसी समय उन्होंने अपने सारे कागज उठाए और सदन से बाहर निकल गए। तो यह है कांग्रेस का असली इतिहास। देखा आपने कैसे डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित होकर लोकसभा से बाहर जाना पड़ा। उन्हें अपना इस्तीफा तक पढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि सरकार पहले उनके इस्तीफे की जांच कराना चाहती थी। और अब हम आपको बताते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन ही संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमने वाले, संविधान के रक्षक बनकर इस नाम पर वोट मांगने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं की क्या असलियत है। आज इंडी गठबंधन के नेताओं की पोल तब खुलकर सामने आ गई जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हफीजुल हसन अंसारी ने शरीयत को संविधान से ऊपर बता दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ऊपर शरीयत बता दिया इंडी गठबंधन के इस नेता ने। मतलब साफ है कि जो दिल में था वो सीधा सीधा जुबान पर आ गया। अब बीजेपी पूछ रही है कि चुनाव के समय इंडी गठबंधन वाले संविधान की दुहाई देकर वोट मांगते हैं और फिर इसी तरह बाबा साहब और संविधान का अपमान करते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं झारखंड के मंत्री का वो विवादित बयान और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। फिर हम आपको बताएंगे कि इस मामले पर बाबा साहब के क्या विचार थे। मेरे लिए बड़ा ठीक है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है। ठीक है, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को।
जो मेरा जो इस्लाम में है। आम्बेडकर जी का नाम लेने वाले, संविधान के रक्षक बनने वाले, संविधान खतरे में है ये बताने वाले आज इंडिया अलायंस के लोग बताए कि क्या झारखंड के इस मंत्री के बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये मुंह में तो संविधान है पर दिल में इनके केवल वोट बैंक की दुकान है। वैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये पहले ही कह दिया था कि मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। आइए आपको बताता हूं कि इस पर बाबा साहब के क्या विचार थे, जो आज भी कई मौकों पर सही साबित हो जाते हैं। उनकी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद पाकिस्तान या भारत का विभाजन के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस किताब के पेज नंबर 294 पर बाबा साहब लिखते हैं, इस्लाम यह कहता है कि अगर किसी गैर मुस्लिम देश में मुसलमानों के कानून यानी शरिया और उस देश के कानून के बीच विवाद पैदा हो जाए तो इस्लामिक कानून को ऊपर यानी सही माना जाए। इस तरह मुसलमानों के लिए यह सही माना जाएगा वो मुस्लिम कानून का पालन करें और उस देश के कानून को ना माने। तो आज भी यही हो रहा है कि देश का संविधान जो है, उस संविधान के तहत वक्फ संशोधन कानून बना है, लेकिन उसको मानने से साफ इनकार करते हैं क्योंकि शरिया शायद इसकी इजाजत देता है। चलिए, तो आज के पूरा सच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अपने इस विशेष कार्यक्रम में पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।